Hello everyone, welcome to Lakshya Air Force. This is the third sample paper of physics for Air Force Group X एग्जाम। इस सैम्पल पेपर में जितने भी क्वेश्चन इंक्लूड हैं वो सभी एयरफोर्स के लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड हैं। तो इस सैम्पल पेपर को या अपकमिंग जितने भी सैम्पल पेपर्स मैं अपलोड करूंगा आपके एग्जाम तक, इनको आप मिस मत करना। फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर L और C और R, ये L रिप्रेजेंट करता है इंडक्टेंस को, C करता है कैपेसिटेंस को और R करता है रेजिस्टेंस को, तो फिर कौन सा ऑप्शन जो है वो फ्रिक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो अब हम करते हैं, अगर हम आरसी की बात करें, मैंने यहाँ पे लिखा आरसी, और ये आरसी जो है आपका नेवी डबल ए में पूछा जा चुका है। अभी रिसेंट जो इनटेक हुआ था नेवी का, उसमें जो बच्चे अपीयर हो गए थे उनको पता होगा कि आरसी का डायमेंशनल फार्मूला पूछा गया था। अब आरसी में अगर आपका आर का और सी का इंडिविजुअल डायमेंशनल फार्मूला नहीं भी आता है तो आप कैसे अप्रोच कर सकते थे। अगर हम बात करें, ओम का नियम था V बराबर आई आर। मेरी बात ध्यान से सुनना, तो हम आर को हम यहाँ से V बटे आई लिख सकते हैं। ऐसे ही एक होता है Q बराबर सी वी, तो यहाँ से C को हम Q बटे V लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अगर हम आर सी का लिखना चाहें तो R को हमने यहाँ से लिख दिया V बटे आई, इंटू C को हमने लिख दिया Q बटे V, लिख दिया। जैसे ही हमने लिखा तो V से V कट गया, अब Q बटे आई बचा, Q बटे आई, और Q बराबर होता है आई टी होता है, तो Q बटे आई को हम T लिख सकते हैं। तो हमने देखा कि जो आर सी का डायमेंशनल फार्मूला है वो हमारा क्या आ गया, टी के डायमेंशनल फार्मूले के इक्वल आ जाता है। यानी कि आर सी इज़ नथिंग बट टी। ये आपको कुछ चीज़ें या पता हो, जैसे आर सी का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो वही होता है जो टी का होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में 1 बटे आर सी है, यानी कि 1 बटे टी है। वो 1 बटे टी ही टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल ही तो फ्रिक्वेंसी होता है। 1 बटे टी का मतलब फ्रिक्वेंसी, यानी कि ए ऑप्शन तो हमारा फ्रिक्वेंसी का है। अब क्योंकि ए और बी बोथ का भी एक ऑप्शन है, तो ये तो बड़ा फेमस रिजल्ट है। मैंने कल के वीडियो में भी बताया था, आप याद रखना इस बात को। अगर आप एयरमैन बनना चाहते हो तो कुछ चीज़ें आपको लर्न करनी पड़ेंगी। जैसे मैंने कल बताया था, एल बटे आर, यानी कि इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस का डायमेंशनल जो फॉर्मूला होता है वो टी के इक्वल होता है। तो अगर इसका उल्टा कर देंगे, जो कि सेकंड ऑप्शन में है, अगर हम आर बटे एल कर देंगे तो वो 1 बटे टी हो जाएगा, और 1 बटे टी का मतलब 1 बटे आवर्तकाल का मतलब फ्रिक्वेंसी हो गया, तो वही आवृत्ति हो गया। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन भी आवृत्ति का फॉर्मूला है, सेकंड भी आवृत्ति का है। तो आवृत्ति को कौन सा रिप्रेजेंट करेगा, ऑप्शन ए एंड बी बोथ। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब आप कहोगे कि सर जो है क्या मुझे ये याद करना पड़ेगा कि एल बटे आर जो है वो टी के इक्वल होता है। तो मेरे भाई कुछ चीज़ें आपको लर्न करनी पड़ेंगी। ठीक है, जैसे कि अब आप कहो सर कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है 1 अपॉन जो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, मैग्नेटिक परमिटिविटी और इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, ये वाला क्वेश्चन एयरफोर्स में बहुत आता है। इसका पूछा जाता है डायमेंशनल फार्मूला। तो क्या आप इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक परमिटिविटी के इंडिविजुअल डायमेंशनल फार्मूले रख के तब सॉल्व करोगे, या आप डायरेक्ट याद रखोगे कि इसका डायमेंशनल फार्मूला वही होता है जो वेग का होता है, क्या होता है, एल टी पावर -1। तो ये कुछ ऐसी फिजिक्स में स्टैटिक चीज़ें हैं जिनको आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। जैसे प्लैंक कांस्टेंट का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो एंगुलर मोमेंटम के इक्वल होता है। तो हर वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ ऐसी यूनिक बातें बताने की कोशिश कर रहा हूँ जिनसे क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी रहती है। अब जैसे इसी क्वेश्चन को मैंने अभी ये लिखा 1 अपॉन म्यू 0 एप्सिलॉन 0। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप जैसे ही अभी वीडियो ख़त्म होगा, इसका और इसका दोनों का जो है, इसका मात्रक होता है हेनरी प्रति मीटर, इसका होता है फैराड प्रति मीटर। तो इनके आप इसका होता है, तो इनके आप क्या करो, मात्रक देख लेना। इनके आप लोग डायमेंशनल फार्मूले जरूर याद कर लेना, दोनों के, चुंबक निर्वात की चुंबकशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता, इनके डायमेंशनल फार्मूला जरूर पूछ देना, क्योंकि चुंबकशीलता का विमीय सूत्र अभी पूछा गया था। ठीक है, रिसेंट इनटेक में। तो और अब इसमें अगर अंडर रूट नहीं लगाए तो डायमेंशनल फार्मूले में स्क्वायर कर दोगे, क्योंकि अंडर रूट तब हटेगा जब स्क्वायर करेंगे। तो वेग की विमा का जो स्क्वायर होता है वो उसका आंसर आ जाएगा। बात समझ रहे हो। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि आपका पेपर पोस्टपोन हुआ है, तो इस बचे हुए टाइम में अगर आप मॉक टेस्ट सीरीज़ में एनरोल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में परीक्षा एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, वहां से उसको डाउनलोड करके आप एनरोल कर सकते हो। मेरा रेफरल कोड है अनु50। जैसे ही आप इस कोड को अप्लाई करते हो तो आपको 50% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, और मेरे अकॉर्डिंग आपको टेस्ट सीरीज़ में एनरोल कर लेना चाहिए, क्योंकि मॉक टेस्ट लगाने से क्या होता है, आप कितने भी ब्रिलियंट हैं फिर भी आपको हर मॉक टेस्ट में 25 क्वेश्चन में से कुछ ना कुछ तो नए क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और ये एक बेस्ट वे है चीज़ों को यूटिलाइज़ करने का, टाइम को, और आप वहाँ पर आप अपनी रैंक जान सकते हो, नए नए क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो मेरा कोड याद रखना, आपसे निवेदन है कि अगर आप एनरोल करो तो मेरा कोड यूज कर लेना, ANU50। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन जो TIR है वो कब पॉसिबल है। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें TIR हो सकता है। तो इसकी एक कंडीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि जब जो लाइट है वो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही होगी तभी TIR होगा। ठीक है, बस इसको याद रखो। आप डेंसर और रेयर समझते हो, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ कांच, मैं लिखूँ वायु, मैं लिखूँ जल, तो आपको पता है कि वायु सबसे विरल है,
फिर वायु के बाद नंबर आता है वाटर का, वाटर के बाद आता है कांच का, अगर और भी होता तो हीरा हो जाता। मतलब जिसका सघन, मतलब जिसका डेंसिटी ज़्यादा वो सघन, तो डेंसर से रेयरर में जाएगा तभी हमारा पॉसिबल है। अब वायु से जल में जा रहा है तो वायु तो विरल है, रेयर से डेंसर में जा रहा है, नहीं हो सकता। वायु से कांच में तो कांच के कंपैरेटिवली वायु रेयर है, रेयर से डेंस नहीं होगा। जल से कांच तो कांच के कंपैरिजन में वाटर रेयर है तो रेयर से डेंसर नहीं होगा। अब कांच से जल यहाँ पे डेंसर से रेयर में जा रहा है तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो गया। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन के एयरफोर्स एग्जाम में। जैसे आपसे कह देगा कि वायु का बुलबुला है वो चमकता है पानी के अंदर, तो क्यों? क्योंकि टोटल इंटरनल। कहा जाएगा कि रेगिस्तान में जो मारीचिका होती है वो चमकना, कहा जाएगा ऑप्टिकल फाइबर। तो ये कुछ एग्जांपल्स होते हैं टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन के। ठीक है, अब बात करूं जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, एक चीज़ और याद रखना कि वो क्रिटिकल एंगल के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आपने पढ़ा होगा n बराबर 1/sin c, तो ये क्रिटिकल क्रांतिक कोण के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इनसे आपको क्वेश्चन बन सकता है इस फिनोमिना से। ठीक है, क्रांतिक कोण के व्युत्क्रमानुपाती। और एक बात और याद रखना कि अगर हम बात करें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो क्या होता है? वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। इस पे न्यूमेरिकल एयरफोर्स में बन जाता है। ठीक है, आप समझ पा रहे हो? जैसे क्वेश्चन आपसे कहा जाएगा कि रियल डेप्थ इतनी है, अपरेंट डेप्थ इतनी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इन तीनों में एक चीज़ गायब होगी, पूछी जाएगी। दूसरी बात आप याद ये रखना कि एक न्यूमेरिकल, अभी मुझे नहीं लग रहा है कि ये न्यूमेरिकल पूछा गया होगा, लेकिन अभी जो कोस्ट गार्ड का पेपर हुआ था उसमें हमें एक मैसेज ऐसा भी मिला था कि सर एक न्यूमेरिकल ऐसा आया था जिसमें मछली है पानी के अंदर और मछली की हाइट डेप्थ दे दी गई आपको, मैं h लिख ले रहा हूँ, और आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया गया सवाल में। और ठीक है, आपसे ये पूछा गया है कि वो उस मछली जब पानी से बाहर एक व्रत बनता हुआ दिख रहा होगा तो उस व्रत की रेडियस उस मछली के लिए कितनी होगी। तो आप डायरेक्ट उसके लिए फॉर्मूले से कर सकते थे, r बराबर h बटे अंडर रूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्क्वायर -1। वैसे मुझे नहीं लग रहा है कि इस लेवल तक जाएगा आपका जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है। बाकी अगर पूछा गया था तो ऐसे करना था और आप आगे के लिए याद रख सकते हो। तो ये मछली वाला क्वेश्चन इस तरह से आप लोग कर सकते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के विजुअल रीजन में पढ़ने वाली जो कौन सी सीरीज़ है। तो देखो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो इसमें लाइमन और बामर का बहुत पूछा जाता है। लाइमन जो होता है उसका आंसर होता है अल्ट्रावायलेट यानी कि परावैगनी, और बामर का होता है, बामरा लिखा हुआ है इसको गलत है, बाल्मर होता है BALMER। तो बामर रीजन इसमें जो दृश्य क्षेत्र विजुअल, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विजिबल, यानी कि बामर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रदरफोर्ड के प्रकीर्णन प्रयोग जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था अल्फा कण का, उसमें जो फोर्स होता है रिस्पॉन्सिबल वो कौन सा होता है? ग्रेविटेशनल, न्यूक्लियाई या कूलाम फोर्स? इसमें एक बात बताऊं, एक ऑप्शन कूलाम बल अगर नहीं है तो आपको वैद्युत इलेक्ट्रोस्टैटिक मिलेगा। ठीक है, वैद्युत स्थितिकी ऐसे कुछ हिंदी में लिखा होगा, नहीं तो अगर कूलाम लिखा है तब तो इसका क्या आंसर है? कूलाम्ब। और अगर बात करूँ अल्फ़ा स्कैटरिंग का पाथ कैसा होगा ये पूछा जाए आपको, परवलयाकार, अति परवलयाकार या वृत्ताकार आपसे कहा जाएगा, जो रदरफोर्ड का अल्फ़ा स्कैटरिंग हुआ है, अल्फ़ा स्कैटरिंग का पाथ कैसा होगा? तो उसका अति परवलयाकार करना है, हाइपरबोलिक। ठीक है, ये पाथ वाले क्वेश्चन आप लोग पता नहीं फिजिक्स में ज़्यादा नहीं होंगे। अगर पूरी फिजिक्स में आप देखोगे, जैसे कि कल भी अभी कुछ दिन पहले पोस्ट करा था मैंने, जैसे एक फार्मूला होता है टाइम पीरियड का 2π√L/g। तो हमने आपसे पूछा था कि लोलक की लंबाई और अगर टाइम पीरियड में, अगर सिंपली अगर टाइम पीरियड में और लंबाई के बीच में ग्राफ पूछा जाए तो आपको परवलयाकार करना है। लेकिन अगर टाइम पीरियड का स्क्वायर और लंबाई में पूछा जाए तब आपको सरल रेखीय करना है, स्ट्रेट लाइन करना है। लेकिन इसका जस्ट अपोजिट भी किया था कुछ बच्चों ने, इसका टाइम पीरियड और एल का भी वो सिंपली सरल रेखीय बता रहे थे, वो गलती है। अगर वर्ग का पूछा गया है और एल का तो वो सरल रेखीय होगा। अगर वर्ग केवल सिंपली आवर्तकाल का और डी का पूछा गया है तो पैराबोलिक होता है। इसी तरह से जब एक इलेक्ट्रॉन है, पाथ वाले क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ, जब एक इलेक्ट्रॉन है और वो लंबवत प्रवेश करता है विद्युत क्षेत्र में, इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो पाथ पैराबोलिक होगा। लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन है वो मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है लंबवत, तो वृत्ताकार होता है, सर्कुलर होता है। और जब एक इलेक्ट्रॉन किसी न्यून कोण पे, जैसे मान लो 30 डिग्री पे किसी मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है तो हेलिकल, कुंडलिनीबद्ध यानी कि हेलिकल ऐसा पाथ बनता है। तो ये पाथ क्वेश्चन है, वायु में रखे दो पॉजिटिव चार्ज हैं, उनके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया गया, परावैद्युत पदार्थ रख दिया गया, तो इनके बीच में जो फोर्स होगा कैसा फोर्स होगा? प्रतिकर्षण। ये बात भी बहुत ज़रूरी है कि अगर दोनों पॉजिटिव है, ये भी प्लस है दूसरा प्लस है, तो वो रिपल्सन फोर्स लगता है, प्रतिकर्षण। लेकिन अगर एक प्लस है और दूसरा माइनस है तो फिर उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण बल लगता है। ठीक है,
और अब बात करें अगर इनके बीच कैसा होगा, इन जो फोर्स का मान होगा वो बढ़ जाएगा, घट जाएगा, या वही रहेगा, या जीरो हो जाएगा। तो फोर्स होता क्या है, फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। दो पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स होता है उसका फॉर्मूला पूरा यही तो होता है। तो यहाँ पे फोर्स जो है वो के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है। फोर्स जो है के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि के बढ़ा है, डायलेक्ट्रिक रख देने का मतलब क्या है, के बढ़ा है तो फोर्स क्या होगा, घटेगा। घटेगा मतलब ए ऑप्शन। अब इसमें ऐसे भी दे सकता है कि ये कहे, ये परावैद्युत का कुछ दे दे, कह देगा दो चार्ज थे उनके बीच में केरोसिन तेल रख दिया गया, पहले एयर था मतलब सिंपली, तो फिर केरोसिन तेल से अगर रिप्लेस करेंगे तो के बढ़ा है उसका, तो के बढ़ेगा तो फोर्स क्या होगा, उस कंडीशन में भी फोर्स डिक्रीज होगा। ठीक है। और अगर कहता है अगर किसी पे प्लस चार्ज है तो उस पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो उस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। ठीक है। एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या शो करता है, नेगेटिव चार्ज है। न्यूमेरिकल एक स्थिर लिफ्ट है, उसमें सरल लोलक यानी कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड टी था इनिशियली। जब लिफ्ट एक्सीलेट हुई ऊपर की तरफ, और एक्सीलरेशन कितना था G/3, यानी ग्रेविटी का 1/3 से ऊपर जब एक्सीलेट हुई तो सिंपली जो टाइम पीरियड होगा वो क्या हो जाएगा। बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, समझने पे फोकस करना बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टार मार्क कर लेना इस पे। पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट लेंथ बटे ग्रेविटी। ठीक है। यानी कि टाइम पीरियड जो है वो ग्रेविटी के स्क्वायर के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बस ये दिमाग में रखना। और ये तो आपको पता ही है, जब लिफ्ट ऊपर जा रही है तो G+a एक्सेलरेशन हो जाएगा, ग्रेविटी कितना हो जाएगा G+a, यानी कि जिस एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही होगी। तो अगर हम टाइम पीरियड का इसको रेशियो लिखें T1/T2, वो तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि G के स्क्वायर के इनडायरेक्टली था तो ऊपर G2 हो जाएगा, नीचे G1 हो जाएगा। ठीक है। जब एक्सीलेट हुई होगी तो ऊपर की तरफ गई होगी तो जी की पहले तो इनिशियली जी रहा होगा, जब ऊपर की तरफ गई तो G+a हो गया, तो G प्लस एक्सीलरेशन कितना है G/3, यानी कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4G/3 हो जाएगा। यानी कि जो G2 है वो कितना है 4G/3, तो हमने लिख दिया 4/3 और G। जैसे ही हमने लिखा तो G से G कट गया। अब 4/3 है, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें T1/T2 कितना मिल जाएगा, 4 का वर्गमूल तो 2 होगा और 3 का वर्गमूल √3 हो जाएगा। अब पूछा गया नया आवर्तकाल यानी कि T2 बताना है, तो T2 जब इधर जाएगा तो T1 इंटू √3/2 हो जाएगा, √3 इधर जाएगा और 2 डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि √3/2T हो गया। ठीक है। था इंपॉर्टेंट, जब मुझे कराने में मज़ा आया है तो डेफिनेटली आपको करने में मज़ा आया होगा। ये सवाल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, √3/2T। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक m द्रव्यमान m मास का एक बॉडी है, उसको अर्थ से जो है इनफाइनाइट तक प्रक्षेपित करने के लिए जो आवश्यक गतिज ऊर्जा है वो क्या होगी, जो एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी नीड होगी। और मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं हर वीडियो के थ्रू आपको कुछ नया सिखा पाऊं, और जो चीज़ें मैं सिखाऊं वो आपके एग्ज़ाम के डोमेन में आएँ, यानी कि जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं वो हर वीडियो के थ्रू आपको कुछ ना कुछ नया सिखाना, थोड़ा रिवीजन कराना और थोड़ा मोटिवेट करने की कोशिश करता हूं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि जैसे मैंने लिखा है सैम्पल पेपर, उसमें 25 क्वेश्चन ना हो के थोड़े कम क्वेश्चन हैं, तो इससे आप लोग परेशान ना हुआ करो, आपसे निवेदन है। क्वेश्चन अगर कम हैं लेकिन जितने हैं वो एग्ज़ाम के लेवल के हैं, और कोशिश है कि हर वीडियो में थोड़ा थोड़ा आपको कुछ ना कुछ सिखा पाऊँ। ठीक है। तो अब अगर बात करें इसमें लैंग्वेज थोड़ा समझना है, अगर वो अनंत तक पहुंच रहा है मतलब वो पलायन कर रहा है, और पलायन कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ mv²। लेकिन यहाँ पे v ना रख के ve रखेंगे। यहाँ पे वेलोसिटी कौन सी, कितना वेलोसिटी देंगे, जो एस्केप वेलोसिटी होगी वो देंगे, तभी तो वो पलायन कर पाएगा, तो ये पलायन ऊर्जा निकलेगी। तो ½ m। अब एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, एस्केप वेलोसिटी होता है √2gr। ठीक है। आर जो है वो अर्थ की रेडियस है, सफिक्स में अगर यहाँ पे ई भी लगाना चाहो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हम पलायन ऊर्जा का, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर करना है तो जब इसका वर्ग करेंगे तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 2gre लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 2 से 2 कट गया, तो mgr कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है, यानी कि जो नीड होगी काइनेटिक एनर्जी की वो इतनी होगी। और एस्केप वेलोसिटी का जो मान होता है वो अर्थ के लिए अगर पूछा जाए तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। किसी निकाय का द्रव्यमान केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ मास ऑफ एनी बॉडी कैन बी ऑलवेज उसके जियोमेट्रिकल सेंटर पे, ऑलवेज उसके इनसाइड अंदर, या उसके आउटसाइड, या इनसाइड भी हो सकता है आउटसाइड भी हो सकता है। तो प्लीज़ रिमेंबर, जो सेंटर ऑफ मास है दैट कैन बी आइदर इनसाइड और आउटसाइड। एक तीर हवा में छोड़ा गया, यदि उड़ान का समय टाइम ऑफ फ्लाइट 5 सेकेंड है और रेंज उसकी 200 मीटर है, तो प्रक्षेप वेग का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होते हैं, ऊर्ध्वाधर वाले को साइन थीटा होता है,
वी साइन थीटा, और जो हॉरिजॉन्टल होता है, जो क्षैतिज होता है, वो होता है कॉस थीटा, वी कॉस थीटा। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल वाला पूछा है, डायरेक्ट फॉर्मूला है हॉरिजॉन्टल जो घटक है वेलोसिटी का निकालना हो तो सीधा रेंज में टाइम ऑफ फ्लाइट से डिवाइड कर दो। अब सर आप नए नए फॉर्मूले बताने लगे अब तो, चलो मैं अभी अच्छे से समझा दूंगा। तो 200 में सीधा 5 से डिवाइड, ये वो बताया जो एग्जाम में आपको करना था, तो सीधा आपका 40 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आ गया क्षैतिज घटक का। अभी समझा रहा हूँ कि कैसे आया, लेकिन जो है आपको इस तरह से ही करना था। अब बात करें अगर टाइम ऑफ फ्लाइट की, तो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, 2u साइन थीटा बटे जी। जो टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्शन होगा वो 2u साइन थीटा बटे जी होता है। अगर बात करें रेंज का, तो रेंज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है यू स्क्वायर, क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी। तो अगर इसको थोड़ा मैनिपुलेट करें तो हम कैसे लिख सकते हैं, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बटे जी। तो ये लिखा हुआ है रेंज का फॉर्मूला, ये लिखा हुआ है टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला। अगर हम रेंज में टाइम ऑफ फ्लाइट से डिवाइड करें तो आप देखना ध्यान से, 2 साइन यू, एक यू कट जाएगा, एक यू कट जाएगा, दो कट जाएगा, दो कट जाएगा, साइन थीटा कट जाएगा, साइन थीटा कट जाएगा, नीचे से जी कट जाएगा, कट जाएगा, केवल हमारा यू कॉस थीटा ही तो बचा। यू कॉस थीटा का मतलब क्या है, क्षैतिज घटक। तो वही मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया था, रेंज में अगर टाइम ऑफ फ्लाइट से डिवाइड करोगे तो डायरेक्ट हमारा यू कॉस थीटा निकलेगा। क्योंकि ये फेमस रिजल्ट है इसलिए इस पर क्वेश्चन वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं और पूछा गया हुआ ये क्वेश्चन है, आपके एग्जाम का नहीं है, किसी और एग्जाम में आया है, तो प्रोबेबिलिटी है कि ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट आंसर कितना हो गया, हमारा आंसर हो गया 40। लेकिन जो फॉर्मूले होते हैं उनको आप देखा करो थोड़ा। ठीक है, जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट का हमने फॉर्मूला लिखा 2u साइन थीटा बटे जी। सिमिलरली हमने रेंज का फॉर्मूला लिखा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी। तो इनसे दो क्वेश्चन और बनते हैं। आपसे कहा जाएगा कि कौन सा एंगल ऐसा होगा, 4 एंगल दिए जाएंगे जिस पे रेंज मैक्सिमम है। आप यहाँ पे देखो, अगर हम 45 रखेंगे तो ये साइन 45 में 2 का गुणा होगा, साइन 90 बन जाएगा, और साइन 90 का मान कितना होता है, 1। तो हमारा ये जो साइन में 1 जो है मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो फॉर मैक्सिमम रेंज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन शुड बी 45। सिमिलरली यहाँ पे पूछा जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए एंगल क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे साइन थीटा का मान क्या रखें, साइन थीटा का मान मैक्सिमम कितना होता है, 90। तो अगर टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम के लिए एंगल पूछा जाए तो 90, और रेंज के लिए पूछा जाए तो 45। ठीक है, दो चीज़ें यहाँ पे याद रखोगे। और नेक्स्ट ये कि अगर दो एंगल कॉम्प्लीमेंट हैं, दोनों का सम अगर 90 हो रहा है तो रेंज इक्वल आएंगी। यानी कि एक अगर 60 डिग्री है और दूसरा 30 है तो दोनों पे रेंज जो मिलेंगी वो सेम मिलेंगी। यानी कि अगर सवाल आपसे ऐसे आ जाता है कि एक 55 कोण पे जब हमने प्रोजेक्टाइल किया तो हमें रेंज मिली आर, तो अब कौन सा ऐसा कोण होगा जिस पे हमें रेंज आर मिलेगी। ऑप्शन हो सकते हैं, एक ऐसे होगा 25 होगा, 35 होगा, 15 होगा, 30 होगा। तो जिसमें दोनों का सम 90 कर दो तो वो इक्वल आती है। यानी कि 25 पे, अगर 55 पे रेंज आर मिली है तो वो 25 पे भी मिलेगी। ठीक है, क्योंकि 35 पे मिलेगी, क्योंकि 50 और 35 90 होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमें एक आइडियल गैस पर किए गए प्रोसेस में जो वर्क डन 0 है, ठीक है, और Q इज़ लेस देन 0 है, तो गैस का ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। इसका आंसर सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में करेंगे। टेम्परेचर डिक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा या टेम्परेचर बढ़ेगा, इनमें से कौन सा आंसर है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे।